हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुरिदम सक्सेस क्लासेस। मैं अमन शर्मा आपके लेकर आया हूँ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड यूनिट का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम शुरू करने वाले हैं कंबस्टन ऑफ फ्यूल एंड कंबस्टंस। तो हमने पहला जो पार्ट पढ़ा है यूनिट सेकंड में, वो हमने रैंकाइन साइकिल का पूरा कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट जो है इसका वो शुरू करने जा रहे हैं फ्यूल एंड कंबस्टन के लिए। तो आज की जो मेरे टॉपिक रहने वाले हैं आज के लेक्चर के लिए, वो मेरे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि हम फ्यूल और कंबस्टन का क्या क्या आपका प्रोसीजर होता है, फ्यूल की डेफिनेशन समझेंगे, फ्यूल कितने तरह के आपके होते हैं उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद में कंबस्टन वाले टॉपिक पे हम जाने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स आज का टॉपिक रहने वाला है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं आपकी फ्यूल की जो हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट हमारे पास में रहने वाला है वो हमें पिटबुल ने दिया था, जो आपके अमेरिकन के सिंगर भी रहे हैं और आपके एक्टर भी रहे हैं। उनका कहना ये है, जैसे भी स्क्रीन पे आने वाला है आपके, कि आपका जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। तो वही वो कह भी रहे हैं, आई एम टेकिंग ऑल द निगेटिविटीज इन माई लाइफ एंड टर्निंग देम इनटू द पॉजिटिव वन। ये पिटबुल का कहना है कि जितनी भी हमारे जीवन में देखो निगेटिविटी हो सकती है हमारी लाइफ में, पर उन निगेटिविटी को हमें किस में बदलना होता है, पॉजिटिविटी में। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई हमकर हमसे कहता है कि आप सुबह देर से उठते हैं, तो हमें इस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ जी हम उठते हैं। पर हमें क्या करना होगा, उस चीज को, अपनी उस एक्सरसाइज जो बैड एक्सरसाइज है उसको हमें चेंज करना होगा, हमें जल्दी उठने का प्रयास करना होगा। कोई कहते हैं आप बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, या भाई आप पढ़ाने का तरीका थोड़ा गलत है, पर अगर कोई हमें बता रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो ये बताना चाह रहे हैं कि आई एम टेकिंग ऑल द निगेटिविटीज, तो निगेटिविटीज का हमें अपोज नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, जी हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये कमी है, ये निगेटिविटी है, पर उसको हमें फिर प्रयास करके, एफर्ट करके हमें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। तभी उस पॉजिटिविटी का हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल हमारा होता क्या है, तो कोई भी आपका जो एनर्जी देता है, जो आपकी मटेरियल है जिसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आप हीट ले सकते हो, जो आपको हीट प्रोवाइड करा सकता है या किसी और तरह की आपकी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, दिस मटेरियल इज कॉल्ड ए फ्यूल। कोई भी प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करा रहा है दैट इज योर फ्यूल। वो हमारा मटेरियल क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल की डेफिनेशन में, इट इज ए मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और पावर। तो पावर की फॉर्म में हमें मिल जाए या फिर हीट की फॉर्म में अगर हमें मिल जाती है, जो फर्दर आप उसको पावर या वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, आईसी इंजन या और किसी कंपोनेंट या यूज करके, मशीन यूज करके। तो हाँ, वो हमें क्या होगा, एज ए फ्यूल होगा हमारा। बाई कैसे कर सकते हैं, बाई बर्निंग और केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज बताई गई हैं। एक तो हमारे पास है बर्निंग से, बर्निंग करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपको हीट मिल रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड पोर्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केस में आपको क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है या फिर एनर्जी मिल रही है। और तीसरा आपका है, अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी हो रही है, कोई अगर न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी हो रही है, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, आपको वर्क मिल रहा है, आपको हीट मिल रही है, तो ये आपका क्या होगा, ऐसा मटेरियल आपको क्या हो जाएगा, एज ए फ्यूल होगा। इसके साथ साथ में यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है ईटीसी। ईटीसी में इसके अलावा कोई और भी आपकी कोई रिएक्शन हो सकती है, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो सकती है, जिसमें क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा या फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होगा या वर्क आपको मिल रहा होगा, पावर आपको मिल रही होगी। तो वे सभी मटेरियल जो कि हीट, एनर्जी, पावर प्रोवाइड करा सकते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्यूल। तो ये सभी हम फ्यूल की डेफिनेशन में ही रखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल लाइक, ये किसमें होते हैं, देख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हमें मिल सकता है, सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, गैसियस फॉर्म में हमें मिल सकता है। तो तीनों फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में हमारे नेचर में अवेलेबल है, या फिर किस स्टेट में हमने इसको सिंथेसिस किया हुआ है, किस स्टेट में हमें उसको बनाया है। तो ये तीनों केसेस आपके हो सकते हैं कि आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आर अवेलेबल फॉर फायरिंग इन बॉयलर्स। एग्जाम्पल भी है, कहाँ पे यूज करते हैं फ्यूल का, बॉयलर्स में यूज करते हैं, फर्नेसेस में यूज करते हैं, या अदर जहाँ पे कंबस्टन इक्विपमेंट हमारे पास में होते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। अगर सिंपली कहें, जहाँ पे हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, वहाँ पे कोई ना कोई फ्यूल आपका यूज हो रहा होगा, जो आपको हीट प्रोवाइड करा रहा होगा, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा, या आपको पावर प्रोवाइड करा रहा होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी आपकी देख सकते हैं कि फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट स्टेट में हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल है, जहां पे हमने स्टोर किया हुआ है, वो किसी और फेज में है, बट जब उसको हम यूज कर रहे हैं, जब वो क्रिया में है, जब आपको वो रिएक्शन में प्रोवाइड करा के आपको हीट प्रोवाइड करा रहा है, उस केस में
आपका स्टेट चेंज हो सकती है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आपके घर का जो सिलेंडर है एलपीजी है, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो लिक्विड फॉर्म में आप होती है। अगर आप सिलेंडर को थोड़ा सा पुश करके आप देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा आवाज आएगी कि वहां पे अंदर आपको महसूस होगा कि अंदर आपका लिक्विड है। बट जब वो पाइप के थ्रू आपके स्टोव को जब आप ऑन करते हैं, स्विच उसका ऑन करते हैं स्टोव का, तो वहां पे गैसेस फॉर्म में निकलता है। तो गैसेस फॉर्म कब है? जब आप उसको यूज कर रहे हैं। तो एक ही फ्यूल है आपका, फ्यूल आपका सेम एलपीजी ही है, जो आपका किसमें लिक्विड फॉर्म में है, पर जब आप उसको यूज कर रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? वो गैसेस फॉर्म में हो गई है, क्योंकि आपने प्रेशर को रिलीज कर दिया है। अंदर वो हाई प्रेशर में सिलेंडर के अंदर, तो जब आप उसे यूज कर रहे हो तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप उसे यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पता लगता है कि आपकी जो फ्यूल है वो स्टोर या फिर जो आपका स्टेट में नेचुरल कंडीशन में वो रखा हुआ है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है और आपका सॉलिड में भी हो सकता है। बट जब हम उसे यूज कर रहे होते हैं तो वो जनरली आपका गैसेस फॉर्म में होता है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में भी ऐसी होता है, जब सॉलिड को आप बर्न करते हो, जलाते हो उसको, तो सबसे पहले वो ऑटोमाइज होना चाहता है, ऑटोमाइज होगा, उसके बाद ही वो आपका रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा और रिएक्शन के बाद फिर आपको क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये ऐसा केस नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपका डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उसमें डायरेक्ट आपको क्या मिलती है? एनर्जी आपको मिल जाती है। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं स्टेट के हिसाब से। तो स्टेट के हिसाब से जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस आपका फॉर्म में आपका हो सकता है। तो पहले बात करते हैं सॉलिड फ्यूल्स की। तो द मटेरियल एज ए फ्यूल वी आर यूजिंग एज ए फ्यूल इज इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, सो दीज आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। जो सॉलिड स्टेट में है उन्हें हम क्या कहेंगे? सॉलिड फ्यूल्स हम कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारे पास में? एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास है वुड। जो आप लकड़ी यूज करते हो वो आपका सिंपली क्या है? सॉलिड स्टेट में होती है। आपका सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, और उसको आप यूज कर रहे हो एज ए फ्यूल। जब उसकी बर्निंग करते हैं हम, तो बर्निंग से हमें क्या मिलेगा? हमें हीट मिलती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो। तो ये ट्रेडिशनल सॉलिड फ्यूल है जो काफी समय से हम यूज करते आ रहे हैं वुड को, और स्टिल यूज्ड इन द हीटिंग एंड कुकिंग इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में लगभग सभी जगह पे ये देख सकते हैं कि जहाँ पे मिडिल या फिर लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो अपने घरों में कुकिंग के पर्पज से इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभी भी लकड़ियों को हम यूज करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे लकड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ पे आप वुड को ही एज ए बेनिफिशियल मानते हैं, बहुत फायदेमंद आप यूज करेंगे। इकोनॉमिक भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है आपके पास में वुड अवेलेबल होता है, लकड़ी अवेलेबल होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो वुड हमारा हो गया एक तरह से सॉलिड फ्यूल के अंदर आपका आता है। इसके अलावा कोल की बात करें, जो आपका कोयला है, वो भी एक तरह का क्या है? फॉसिल फ्यूल है। जितने भी फॉसिल फ्यूल है वो कैसे प्राप्त होते हैं हमारे पास में? वो अर्थ के अंदर जो हमारे पास में एनिमल्स हैं या वनस्पतियां हैं, प्लांट्स हैं, उनके दबने से जो मिलता है, जो कभी पहले बरीड हो गए थे, बरीड होके वो केमिकल रिएक्शंस के कारण, बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण कन्वर्ट हो गए हैं, जिनको आप एक ऐसा मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं जो आपको बर्निंग के टाइम पे हीट दे सकता है। तो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और किसने होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक मैटर से, जो मैं बता रहा था आपको कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो बरीड हो गए थे काफी समय पहले रॉक्स के बीच में, इन बिटवीन, तो उनके कन्वर्जन में बायोकेमिकल रिएक्शंस के कारण वो किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसको आप एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, जो कि हमारे पास कोल है, तो कोल कन्वर्ट हो गया है तो आपका सॉलिड फॉर्म में, उसको हम क्या कर रहे हैं? यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काफी ज्यादा यूज होता है आपका कोल, और साथ साथ में इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए भी आप, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए भी आप क्या करते हैं? कोल को यूज करते हैं। इसी के साथ साथ में एक और हमारे पास में आता है चारकोल। चारकोल भी उसी का एक तरह का सॉलिड ही आपका होता है। वो किससे मिलता है? वुड को बर्निंग करने से। यदि आपने वुड या लकड़ी ली है, उसको आपने पार्शियली बर्निंग कर दी, कुछ देर के लिए जला दिया, बाद में उसको आपने डिग ऑफ कर दिया, मतलब आपने उसको शट ऑफ कर दिया, उसमें आपने जो आपको जलाया है उसको आपने रोक दिया है। उसके बाद जो है उसके अंदर जो एनर्जी बची हुई है उसको आप, चारकोल अब बन चुका है, उसको आप यूज करते हैं फर्दर। जो एनर्जी उसके अंदर बची हुई थी, जिसको आपने कंप्लीट बर्निंग ना करके पार्शियल बर्निंग की है, अब जो उसके अंदर एनर्जी बची है उसको आपने यूज करना है। दैट इज कॉल्ड चारकोल। और कहाँ पे यूज होता है? घरों में कुकिंग के लिए और ग्रिलिंग के लिए। मतलब कोई चीज आपको भूननी है, भुनाना है, यदि लकड़ियों के ऊपर या फिर किसी आपका कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, आपकी जाली है आयरन की बनी, कोई ग्रिल बनी हुई है, उसके ऊपर आपने कोई मटेरियल जिसको आपने को गर्म करना है, हीट करना है, कोई खाने की कोई चीज है उसको आपने रख दिया और नीचे से आप बर्निंग करनी है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रिलिंग प्रोसेस, भूनना जिसको बोलते हैं, भूनना सिंपली। तो ये आप चारकोल उसमें हम यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉलिड फ्यूल्स हैं जो आप आसानी से हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम वुड और चारकोल जो है वो घर के कुकिंग के लिए यूज करते हैं। बाकी जो कोल है उसको आपने डिफरेंट फर्नेसेस में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम इसको यूज करने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है लिक्विड फ्यूल, मतलब फ्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट।
दीज आर कॉल्ड द लिक्विड फ्यूल। तो ये क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में ही होंगे। तो गैसोलीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैसोलीन हम यूज करते हैं, और ये होते क्या है, ये रिफाइंड पेट्रोलियम होता है। ऊपर हमने देखा है यहाँ पे लिखा था फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल जो होता है वो भी प्रोवाइड कराता है एक तरह से पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम जो है वो भी फॉसिल फ्यूल से ही हमें मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में या कंडीशंस में हमें मिलता है। उसी तरह से रिफाइनरी भी उसकी अलग अलग होती है, इसलिए उसका नाम भी आपका अलग अलग होता है। कहीं पे इसको पेट्रोल बोल देते, कहीं पे गैसोलीन बोल देते, तो अलग अलग डीजल बोल देते। तो अलग अलग प्योरिटी के हिसाब से, प्योरिटी डिफरेंट होने के हिसाब से हमने अलग अलग इसकी ग्रेडिंग की हुई है, और नाम भी उस हिसाब से हमने उसको दिए हुए हैं। तो अगर गैसोलीन की बात करें तो पेट्रोलियम ही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यूज इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसी इंजन में यूज होता है। और जो व्हीकल्स में यूज करते हैं, आपकी जो बाइक में है आपका यूज करने के लिए पेट्रोल जो यूज कर रहे हैं, वो भी आप तरह का गैसोलीन ही आपका फ्यूल माना जाता है। डीजल भी इसी तरह से है आपका, गैसोलीन के अंदर भी आ सकता है, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होते हैं, पर ये डीजल इंजन में हम यूज करते हैं। तो पेट्रोल हो गया और आपका डीजल हो गया, दोनों ये गैसोलीन में ही आ जाते हैं, पेट्रोलियम में ही आ जाते हैं दोनों ये। तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं इनको, तो लिक्विड फ्यूल्स हैं, और इनकी हाई फ्यूल एफिशिएंसी डीजल की ज्यादा होती है। पर मास देखें जो आपको एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने इंजन में, तो इंजन के हिसाब से भी इसमें ऐड किया हुआ है इंजन का भी। तो इंजन के हिसाब से अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम वर्क आपको देगा, मैक्सिमम पावर जो डेवलप करेगा अमाउंट के हिसाब से, तो वो आपको डीजल ज्यादा प्रोवाइड करा देता है। इसके अलावा कैरोसिन जो पहले घरों में यूज होता था, कैरोसिन आजकल बहुत कम यूज हो गया कैरोसिन का, तो ये भी आप तरह का लिक्विड फॉर्म में ही है जिससे हम यूज करते थे। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, और आजकल कहाँ पे यूज हो रहा है, सम एविएशन एप्लीकेशंस में इसको हम यूज कर रहे हैं, कुछ वाईवे एप्लीकेशंस में इसको हम यूज कर रहे हैं अभी भी, जिसमें जेट के हिसाब से देख लीजिए, कोई जेट हमें उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसमें हम यहाँ पे केरोसिन भी कुछ मात्रा में कहीं कहीं पे हम यूज कर लेते हैं। और पहले कहाँ पे यूज करते हैं, हीटिंग या लाइटिंग के लिए हम घरों में यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमने सॉलिड फ्यूल्स की बात कर ली, लिक्विड फ्यूल्स की बात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं गैसेस फ्यूल की। तो गैसेस फ्यूल्स में हम देख सकते हैं कि नेचुरल गैस सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस। तो पीछे मैंने बताया था फॉसिल फ्यूल में, तो पेट्रोलियम में मैंने उसमें आ गया था, तो कोल था आपका, उधर नीचे पेट्रोलियम आ गया था, पेट्रोल डीजल आ गया था, या गैसोलीन आ गया था। अब यहाँ पे आ गई नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी आपका फॉसिल फ्यूल ही है, फॉसिल फ्यूल के अंदर ही हमारे पास में आती है। प्राइमरली किसकी बनी होती है, वो मेथेन की बनी होती है, मेथेन की आपकी बनी हुई होती है, मतलब मेथेन उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में आपका होता है। इसके अलावा और भी आपकी गैसेस हो सकती हैं उसमें, पर मैक्सिमम अमाउंट में जो होगा वो आपका मेथेन होता है। और किस लिए यूज करते हैं, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन में, और व्हीकल फ्यूल के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। इसमें जो आपका आता है नेचुरल गैस के अंदर आपका एक टाइप आ जाता है सीएनजी, जो आप कार में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी जो है वो नेचुरल गैस ही है आपकी, वो आपकी क्या है, कंप्रेस्ड कंडीशंस में है, कंप्रेस करके हम उसको यूज करते हैं। अल्टरनेटिव फ्यूल है फॉर व्हीकल्स के लिए, जैसे हमने पीछे देखा पेट्रोल है, डीजल है, उसके अलावा आपका एक अल्टरनेटिव हमारे पास में सीएनजी भी है, जिसपे आप व्हीकल्स को चला सकते हैं, और जो चलते भी हैं आपके हमारे जो आसपास के जो एरियाज हैं उसमें आप देख सकते हैं सीएनजी बेस्ड आपके व्हीकल्स हैं, बसेस हैं जो सीएनजी पे काम करते हैं, कुछ कार्स हैं जो सीएनजी के ऊपर काम कर रही हैं। ओपनिंग ये क्लीन बर्निंग देते हैं, मतलब जब इनकी बर्निंग होती है तो ये क्लीन बर्निंग देते हैं, इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुंचाते हैं। इससे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो वो गैसेस ही बहुत कम प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लीन बर्निंग के लिए भी यूज होता है, इको फ्रेंडली आप बोल सकते हैं। तो सीएनजी हम इसमें यूज करते हैं। अगर हम गैसोलीन और डीजल की कंपेरिजन में करें, पेट्रोल और डीजल की कंपेरिजन में देखें, ये आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके बाद आपका जो आ जाता है एलपीजी आ जाता है, जिसमें बात कर रहा था, घरों में जो आपके सिलेंडर है जिसपे आप खाना बनाते हैं गैस स्टोव में, तो वो आपका जो यूज करते हैं फ्यूल, वो आपका एलपीजी आपका होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड फॉर्म में है पर आपका पेट्रोलियम गैस ही है वो। मिक्सचर ऑफ, उसमें क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, दो हमारे पास में बायो 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 दो हमारे पास में क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं जो हमारे कार्बनिक होंगे। ये हमारे पास में क्या है, कार्बनिक मटेरियल, दो हमारे पास में कार्बनिक मटेरियल है जिनको हम यूज करते हैं एलपीजी में। तो प्रोपेन और ब्यूटेन इनको हम यूज कर रहे हैं, यूज फॉर कुकिंग के लिए आसानी से यूज करते हैं, साथ साथ में हीटिंग और व्हीकल फ्यूल्स में भी इनको हम आजकल यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमने गैसेस फ्यूल्स देख लिया। उसमें लास्ट में बचा हमारे पास में बायोगैस। ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। बायोगैस आपकी जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आती है, क्योंकि ये आपकी कभी खत्म नहीं होगी, लगातार आपकी बनी रहेगी। ये होती क्या है, प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर,
जो आपका काउडंक है या और भी आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप क्या कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं अपने घर के पास कोई स्पेस बना के, तो वहां पे आप बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। उस बायोगैस प्लांट को आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट पर्पज है, डोमेस्टिक पर्पज भी आपका हो सकता है, इसके अलावा और भी हमारे पर्पज हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है उसमें, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगी, साथ में बायोलॉजिकल रिएक्शन आपकी होगी। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन मेनली इसमें होती है, उसको हम सड़ने देते हैं ताकि फिर वो आपको क्या करे, एक तरह से खाद रूप में बन जाए, और फिर वहां से जो गैस रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं बायोगैस। यहाँ पे रिन्यूएबल फ्यूल है, क्योंकि लगातार आपका रहेगा, लगातार आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपका जो भी वेस्टेज होगा उसको आप यूज कर सकते हो डिकम्पोज करके और बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बायोगैस को फिर बाकी आप इसमें हीटिंग में और डोमेस्टिक या कुकिंग में इसको यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में गैसेस फ्यूल थे। अब बात करते हैं अदर टाइप ऑफ फ्यूल की, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं आजकल कि हाइड्रोजन आपका फ्यूल है। तो हाइड्रोजन बहुत अमाउंट में आपकी एनर्जी दे सकता है। ऐसे माना जाता है कि 1 kg आपका अगर है, 1 kg अगर मेरे पास में हाइड्रोजन है, तो लगभग ही आपका 1.5 लाख किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा दे सकता है। 1.5 लाख किलो कैलोरी आपकी एनर्जी आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो एक प्रोमिसिंग क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल ये है क्योंकि हाइड्रोजन सभी जगह पे आप क्या करेंगे, हार्मफुल नहीं होगी, इससे वाटर बनेगा इसका प्रोडक्ट, पर वो वाटर आप फर्दर किसी और पर्पज में यूज कर सकते हो ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद में। तो H2O जो बनेगा उसको आप यूज कर सकते हो, और हाइड्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए क्या है, आपका क्लीन फ्यूल है। ऊपर भी हमने देखा क्लीन फ्यूल हमारे पास में आया था आपका नेचुरल गैस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, और वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी आप हाइड्रोजन को ले सकते हो। मतलब वाटर हमारे पास में बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, उसको आप किस में कन्वर्ट सकते हो, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन एक तरह से आपका ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से आप आसानी से इसको यूज करते हो। बट प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग जो कन्वर्जन है वाटर से, जो आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आपका जो कन्वर्जन होगा, उस वजह से थोड़ा ये डिफिकल्ट है अप्लाई कर पाना। अभी फिलहाल हमारी जो करंट कंडीशन चल रही है, बट हमारे पास में ऑप्शन है कि आप हाइड्रोजन फ्यूल को भी यूज कर सकते हो। तो फ्यूल सेल में इसको यूज करेंगे, और व्हीकल्स में भी उनको हम यूज करने वाले हैं आने वाले समय में। इथेनॉल की मैं बात करूं तो इथेनॉल भी क्या है, एक रिन्यूएबल एल्कोहल है, जो कि कहां से लिया गया है, प्लांट मैटर से। किससे लिया गया है, ये आपका प्लांट मैटर से लिया गया है। पौधों से हमारे पास में क्या हुआ है, लिया है हमने फ्यूल, एज ए फ्यूल लिया है, और उससे मैंने क्या बना दिया, एथेनॉल हमने बना दिया है। और किसने बनाया, गैसोलीन के ब्लेंडेड करके इसको आप यूज कर सकते हो। मतलब कि आप गैसोलीन में, पेट्रोल में इसको मिक्स करके यूज कर सकते हो। एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। बायोडीजल की मैं बात करूं, जैसे नाम से है बायोडीजल, तो ये किससे मिलकर बना है, वेजिटेबल और एनिमल फैट से मिलकर बना है। तो ये भी एक तरह का आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इन डिफरेंट पर्पस के लिए, यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर डीजल। और डीजल को हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं, बायोडीजल से। तो बायोडीजल हम यूज करके क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे आप कन्वर्जन करके उनके केमिकल रिएक्शन, जब वो मान लो डेड हो गए हैं, उनके बाद में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो एज ए फ्यूल के रूप में, लिक्विड फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड द बायोडीजल्स। इसके अलावा सिंथेटिक फ्यूल्स हैं कुछ हमारे पास में, और फ्यूल्स हैं जो हमने क्या किए हैं, ड्राइव किए हैं, बनाए हैं डिफरेंट प्रोसेस करने के लिए। तो हमारे पास में नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, सच एज सिंथेटिक गैसेस फ्रॉम बायोमास और कोल। तो पीछे हमने बताया था बायोगैस, उसी हिसाब से आप ले सकते हो कि आपके पास में कोई बायोमास है या कोल है आपका, उसको आपने सिंथेटिक तरह से किसी और रिएक्शन किया, किसी और मटेरियल के साथ में रिएक्शन करा दिए, तो जो आपके पास है फ्यूल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फ्यूल। उन्हें क्या कहते हैं, सिंथेटिक फ्यूल्स कहते हैं। तो इन्हें भी हमारे पास में ऑप्शन रहता है। तो डिफरेंट टाइप के फ्यूल का क्लासिफिकेशन में बता दिया, जनरली आपके स्टेट के ऊपर था, बाद में कुछ अलग टाइप की जो हमारे पास में आजकल यूज कर रहे हैं उनको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स है आपका बेस्ड ऑन द रिएक्शन, रिएक्शन के हिसाब से कि रिएक्शन आपकी कैसी हुई। स्टार्टिंग में मैंने जब डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका मटेरियल है वो क्या करेगा, किसी बर्निंग करेगा, या कोई केमिकल रिएक्शन होगी, या फिर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या फिर बर्निंग, इन तीनों से आपको क्या मिल सकता है, आपको हीट प्रोवाइड हो रही है, पावर प्रोवाइड हो रही है। अब बात करते हैं हमारे पास रिएक्शन जो है, बर्निंग जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि बर्निंग होने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, तो एक तरह से वो केमिकल रिएक्शन ही आपके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं दो पार्ट में बांटा है, केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी फ्यूल आपके होंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल फ्यूल्स। तो केमिकल फ्यूल्स लाइक गैसोलीन, आपका पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये एनर्जी रिलीज करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कंबस्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबस्शन प्रोसेस बोलते हैं।
जिसमें ये रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आपका जो फ्यूल है किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से करेगा। यहां से आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? हीट प्रोवाइड कराएगा या एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्शन। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये आपका कंबस्शन प्रोसेस को आपको शो कर रहा है। देखिए फ्यूल आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में आपको हीट प्रोवाइड करा रहा है। सो अदर मैटर भी आपको मिलेगा, कुछ आपका प्रोडक्ट भी इसमें मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ प्रोडक्ट भी आपको रहेगा। प्रोडक्ट जो रहेगा ऑक्साइड्स रहेंगे जनरली आपके, तो ऑक्साइड्स मिलेंगे, साथ साथ में आपको हीट भी मिलेगी। तो हीट को आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। अब बात करते हैं आगे इसकी एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स मेरे पास में वुड होगा, ऑयल होगा, नेचुरल गैस होगा, कोल और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, गैसोलीन है, ये सभी फ्यूल्स जो अभी पीछे मैंने आपको बताए हैं, वो सब क्या है? आपके केमिकल फ्यूल्स के अंदर आते हैं। केमिकल फ्यूल्स वे फ्यूल्स होंगे जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और तब आपको हीट प्रोवाइड कराएंगे। और कंबस्शन प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या होगा हमारा? दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरा कंबस्शन पे ही बेस रहने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, उसमें कंबस्शन को हम पूरी अच्छे से समझेंगे। फिर डिफरेंट आपके जो मटेरियल होंगे, डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे, उनकी कंबस्शन की रिएक्शंस को हम देखेंगे, कैसे रिएक्शन आपकी होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट पे बहुत बैडली इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आपके जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि आप फ्यूल यूज कर रहे हो, जैसे ब्यूटेन था, प्रोपेन था, मीथेन था, तो इन सब में कार्बन आपका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके होते हैं। तो ये सब क्या होंगे? जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे इनकी, तो हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मिलती है। तो इसके जो मेनली कंपोनेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के आपको मिलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा, सल्फर सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगा। तो डिफरेंट टाइप की क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, या आपके जो फ्लू गैसेस हैं उसके अंदर आपको मिलता है। कंबस्शन के बाद प्रोडक्ट जो मिलता है, ये इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। तो लिखा हुआ अभी कंबस्शन ऑन द केमिकल रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मेनली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, लिखा हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और कंट्रीब्यूट फॉर द क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज में ये क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब बहुत तरह से इफेक्ट डाल रहा है क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज जितना ज्यादा आपका इफेक्टेड होगा, उतने ही ज्यादा पूरी पूरी जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे आपका प्लांट्स की हो, पूरा इकोसिस्टम जो है अर्थ का, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो ही रहा है इस समय पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं जितने भी आपके केमिकल आपके फ्यूल्स हैं। अच्छा मैं बात करूं न्यूक्लियर फ्यूल्स की, तो न्यूक्लियर फ्यूल्स भी हमारे इसी तरह से हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स में क्या होगा? हमारे पास में न्यूक्लियस रिएक्शन करते हैं आपस में। जैसे कि मैं यूरेनियम की बात करूं या फिर मैं आपका हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं दो, अगर प्रोटॉन रिएक्शन आपस में करके जुड़ते हैं, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आपका रिएक्शन होगा जिसमें जो छोटे नाभिक हैं, छोटे आपके जो न्यूक्लियस हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे और उसके साथ में बहुत अमाउंट में एनर्जी आपको रिलीज करेंगे। दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में, तो मेरे पास में दो तरह की आपकी रिएक्शंस आपकी आ जाएंगी। एक आपकी आ जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन, एक आपकी आ जाएगी न्यूक्लियर फिजन। तो दो तरह की आपके न्यूक्लियर रिएक्शन आपकी होती हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन में हम यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है एंड न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो जो हल्के आपके न्यूक्लियस होते हैं वे आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। इसका एग्जांपल आपका सन है। तो सन के अंदर जो होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजन की, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा? आपका कोई बड़ा अमाउंट में होगा, कोई बड़े आपका क्या है न्यूक्लियस है जिसमें आपका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे हमारे जो मटेरियल जैसे यूरेनियम हो गया, आपका थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो वे सब क्या है, क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते हैं। उसके न्यूक्लियस, आपका जो न्यूक्लियस है उसका रिएक्शन करेगा और साथ में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। उनके टूटने से जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। और इस जो मटेरियल आपने लिया है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होगा और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियर फिजन आपकी होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये है फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में मान लीजिए कोई आपके पास है, ये मैंने प्रोटॉन लिख दिया है, प्रोटियम। प्रोटियम मिलके क्या बनाएंगे मेरे पास में?
प्रोटियम और ड्यूटियम, तो यहाँ पे मेरा प्रोटियम है और यहाँ पे ड्यूटियम, तो इसने हीलियम 3 बना दिया है, हीलियम 3 बना दिया, साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर फिजन की, तो जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, इसके ऊपर क्या करते हैं, इसका डिफरेंट तरीके होते हैं आपके न्यूक्लियर फिजन कराने के। तो न्यूक्लियर फिजन में एक तरीका ये भी है, यूरेनियम है मेरे पास में एज ए फ्यूल है अगर, तो यूरेनियम के ऊपर में न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराता हूँ, न्यूट्रॉन का अटैक कराता हूँ, तो न्यूट्रॉन के अटैक से क्या होगा, वहां पे वो स्प्लिट हो जाता है। अगर मैं न्यूट्रॉन का अटैक कराता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और किसमें हो जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में आपका कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी एनर्जी इसमें रिलीज होती है। साथ साथ में क्योंकि ये चैन रिएक्शन होती है, चैन रिएक्शन तो न्यूट्रॉन भी आपके मिलते हैं, और वो अगर इस रिएक्शन की पर्टिकुलर इस रिएक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और फर्दर मुझे मिल जाते हैं। फिर फर्दर जो 3 न्यूट्रॉन मेरे बने हैं वो फर्दर दूसरे जो आपके यूरेनियम रखे हुए हैं, यूरेनियम के जो न्यूक्लियस हैं उन पे 3 न्यूक्लियर पे अटैक करेगा, तो इस तरह से ये चैन रिएक्शन आपकी चलती रहती है। तो न्यूक्लियर फ्यूज जैसे कि यूरेनियम लिखा हुआ है, प्लूटोनियम है, रिलीज एनर्जी थ्रू द न्यूक्लियर फिजन, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन बताया हुआ है वेयर द एटम स्प्लिट होते हैं, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियर इसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियर फिजन की बात की जा रही है। रिलीजिंग एनर्जी एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी मैं बता दिया इक्वेशन के हिसाब से न्यूट्रॉन्स में मिलेंगे, एंड ट्रिगिंग ए चैन रिएक्शन, और ये चैन रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। आपके सन की जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है वो हमारे पास किस में आ जाती है, न्यूक्लियर फिजन में आ जाती है। तो सन की जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है वो आपकी किस में आ जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन में आपकी आ जाती है। उसमें आपके जो हल्के आपके नाभिक होते हैं, हल्के जो आपके न्यूक्लियस हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और आपको ह्यूज अमाउंट में एनर्जी देते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये डिफरेंट टाइप के आपके न्यूक्लियर फ्यूज हैं। इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं, यूरेनियम हो गया ये आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया है। तो इस तरह से जो आपके पावर है, जो आपकी रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस होने के साथ साथ में आपके पास क्या मिलती है, कुछ अनवांटेड रेडिएशन भी प्रोड्यूस होती हैं। तो अनवांटेड रेडिएशन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं, इसलिए इनको आप इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ता है। तो न्यूक्लियर पावर जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो यहाँ से क्या बनता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, साथ साथ में रेडिएशन भी आपकी निकलती है। तो रेडिएशन भी आपकी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और वो रेडिएशन क्या होती है, हार्मफुल होती है। ये क्या होती है, हार्मफुल। तो हार्मफुल रेडिएशन है जो कि ह्यूमंस के लिए, साथ साथ में जो पूरा इकोसिस्टम है उस पर भी इफेक्ट डालती है। तो इसलिए इसका स्टोर और डिस्पोजल बहुत ही ध्यान से हमें करना हुआ होता है। तो इसलिए भी न्यूक्लियर फ्यूल को हम बहुत कम यूज करते हैं, अमाउंट में हमारे पास में कम अवेलेबल है, बट यूज भी हम उसी हिसाब से और भी ज्यादा कम करते हैं क्योंकि इसका बैड इफेक्ट भी पड़ता है। बहुत कंट्रोल मैनर में इसको हम यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास में होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल ही यूज किया जाता है। जनरली हम यूरेनियम 235 को ही हम यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास में क्लासिफिकेशन जो आगे बचा हुआ है वो हमारे पास में अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास में कैसे है, क्या वो नेचर में ऐसे ही मिला हुआ है हमें, डायरेक्ट आपने लिया मटेरियल को और आपने उसको बर्निंग कर दिया, आपने कोई केमिकल रिएक्शन कर दी तो आपका हीट मिलने लगी, एनर्जी मिलने लगी, या फिर आपने पहले उसको कन्वर्ट किया तब उसको आपने एज ए फ्यूल यूज किया। तो उसी हिसाब से हमारे पास देखते हैं, तो हमारे पास में नेचुरल फ्यूल्स आपका हो जाएगा और आपका आर्टिफिशियल फ्यूल्स आपका हो जाएगा। पहले बात करते हैं नेचुरल फ्यूल्स, जैसे नाम से नेचुरली अवेलेबल होगा। तो नेचुरल फ्यूल्स आर दोज फाउंड इन नेचर, जो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है और एज इट इज हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इन्हें हम प्राइमरी फ्यूल्स भी हम बोलते हैं। तो नेचुरल फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फ्यूल्स भी हम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जो भी पीछे में देखे हैं, वुड हो गया, कोल हो गया एंड नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है, अवेलेबल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, आप ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इनको यूज कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इसमें दो तरह के हमने दो पार्ट इसमें बांटे हैं, प्राइमरी को हमने दो पार्ट में बांटा है। एक आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, तो दीज आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, जिसको मैं आपको बता रहा था। तो हमारे पास में एनिमल्स हैं या आपके पास में प्लांट्स हैं, वे बरीड हो गए थे बहुत समय पहले, कुछ बहुत ईयर पहले वो क्या हो गए, बरीड हो गए थे। उसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस के कारण वो अब किस में कन्वर्ट हो गए, किसी ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट हो गए हैं जिसको आप एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो। मतलब वो आपको बर्निंग पे या केमिकल रिएक्शन पे क्या देगा, आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो एज ए फ्यूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है, ये सब क्या है हमारे पास में एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल के। तो फॉसिल फ्यूल एक तरह का आपका नेचुरल फ्यूल के अंदर ही आता है। इसके साथ साथ में रिन्यूएबल फ्यूल्स हमारे पास जैसे वुड हो गया, लगातार जितने भी हमारे पास में
पेड़ वनस्पति उग रही है, बाद में वो टूट जाती है उसकी टहनियाँ, या आपका पूरा पेड़ ही गिर जाता है, उसके बाद वो सूखने के बाद में लकड़ी है उसको आप जला के यूज कर सकते हो। ये वुड आपका हो गया है। बायोमास, जो बायोमास हमने देखा है कि जो भी आपका रेसिडुअल है एनिमल्स का या आपके पेड़ पौधों के जो बरीड होने से या जमा होने के सड़ने से जो आपको मिलती है एनर्जी या गैसेस, तो वो आपको बायोमास हो गया। बायोगैस भी उसी तरह से हमारे पास में आ गई। तो बायोमास आपका सॉलिड मटेरियल को कहा जा रहा है, बायोगैस आपका गैसेस फॉर्म में जो आपको मटेरियल मिल रहा है या गैसेस जो गैस मिल रही है आपको बायोगैस प्लांट लगाने से, वो आपका है। पर ये सब क्या है, ये रिन्यूएबल फ्यूल्स है, मतलब ये लगातार हम इसको यूज कर सकते हैं, पर ये कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि एनिमल्स रहेंगे, हम रहेंगे, वनस्पति रहेगी, तो लगातार ये प्रोसेस आपका चल, जो भी हम वेस्ट निकालेंगे उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बायोगैस प्लांट को यूज करके बायोगैस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है आर्टिफिशियल फ्यूल। आर्टिफिशियल फ्यूल को हम सेकेंडरी फ्यूल्स भी बोलते हैं। तो दीज आर प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी फ्यूल्स। तो प्राइमरी फ्यूल्स की हम प्रोसेसिंग करेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरी तरह से और उनको हम क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल फ्यूल्स। और उनका सेकेंडरी, इनका क्या नाम है, सेकेंडरी फ्यूल्स भी इनको हम बोलते हैं। जैसे कि गैसोलीन है, बहुत रिफाइन करके मिलता है, केरोसिन हमें रिफाइन करके मिलता है। तो फॉसिल फ्यूल को अगर आप, क्रूड ऑयल को अगर आप रिफाइन करते हो, रिफाइन करने के बाद जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड केरोसिन, गैसोलीन, डीजल, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ये सभी हमने दो पार्ट में बांटा है। हमने एक हमने बांटा है रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जिसको आपने क्या किया, रिफाइन किया है, आपस में अवेलेबल था, फॉसिल फ्यूल में अवेलेबल था, पर वो रिफाइन नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिली हुई थी, मिक्सचर था वो, उसको आप एज यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसको रिफाइन किया है। तो रिफाइन वाले जो करेंगे, दीज आर कॉल्ड रिफाइंड प्रोडक्ट्स और रिफाइंड फ्यूल्स, और दीज आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल से मिले थ्रू रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस से हमारे पास में जो मिले हैं। तो यहाँ पे आपका इमेज चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्यूल है, ये आपका फ्यूल है, रिफाइंड फ्यूल, रिफाइंड फ्यूल्स। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, गैसोलीन है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, प्रोपेन है, इनको आप क्या करते हैं, रिफाइन करके, फॉसिल फ्यूल को रिफाइन, पेट्रोलियम गैस को रिफाइन, पेट्रोलियम फ्यूल को रिफाइन करने के जो आपको मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड द रिफाइंड फ्यूल्स, दीज आर कॉल्ड द रिफाइंड फ्यूल। और ये सेकेंडरी आपके फ्यूल्स के अंदर आते हैं। इसके साथ में सिंथेटिक फ्यूल्स है, जो हमने पीछे में बताया था, सिंथेटिक फ्यूल है। दीज आर द प्रोड्यूस थ्रू केमिकल प्रोसेस। कुछ हम केमिकल प्रोसेस करते हैं यूजिंग नेचुरल गैस को, बायोमास को और आपके अदर रिसोर्सेज को एज ए इनपुट यूज करेंगे, उनमें आपस में रिएक्शन कराएंगे। उनके रिएक्शन कराने के बाद जो हमारे पास में अवेलेबल प्रोडक्ट होगा उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, फ्यूल के अंदर पावर आपकी ज्यादा डेवलप होने लगे। तो इसलिए हम ये सिंथेसिस प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो सिंथेसिस गैसोलाइन जो है, इसमें हमने गैसोलाइन ही था, उसके ऊपर कोई दूसरा आपके मटेरियल के साथ में रिएक्शन कराइए तो आपके पास जो अवेलेबल हो गया वो ये सिंथेटिक गैसोलाइन हो गया। सिंथेटिक डीजल भी आपका इसी तरह का एग्जाम्पल है, ताकि आपकी पावर आउटपुट आपका बढ़ जाए फ्यूल से, तो फ्यूल आपका ज्यादा आपकी एनर्जी प्रोवाइड करा सके, ज्यादा हीट प्रोवाइड करा सके। तो इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है डिफाइन द फ्यूल एंड एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल्स। तो आप तीनों तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसमें। हम आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो, आप रिएक्शन के हिसाब से कर सकते हो, और आप स्टेट के हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा आप अदर्स से भी आप लिख सकते हो कि डिफरेंट आपके जो फ्यूल्स है, जैसे हाइड्रोजन आपका हो गया है, उनको आप ये बता सकते हो कि ये भी आपके फ्यूल में यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्यूल की प्रॉपर्टी। फ्यूल देखो इंपॉर्टेंटली क्या है, हमें जो मिलना चाहिए वो हमारे पास में पावर मिलनी चाहिए। जितना फ्यूल ज्यादा पावर देगा यूनिट वैल्यू के लिए, यूनिट मास के लिए, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि स्टोरेज रखने के लिए, फ्लो कराने के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हमें स्टडी करना होता है, उनको भी देखना पड़ता है। अगर स्टोरेज हम नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि एनर्जी ज्यादा है, तो भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है या कम काम का है, कम यूजफुल होगा। हमारे पास में सभी एक्सपेक्ट को देखते हुए तब देखना है कि आपको पावर ज्यादा डेवलप करके दे। तो अगर मैं देखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल्स की, तो फ्यूल्स प्रॉपर्टीज हेल्प इन सिलेक्टिंग द राइट फ्यूल। राइट फ्यूल कौन सा होगा हमारे पास में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, पर्पस के हिसाब से, राइट पर्पस के हिसाब से आपको फ्यूल देखना होगा कि फ्यूल आपको उस पर्पस के लिए कौन सा फ्यूल आप लगाओगे। कोई अगर हमारे पास में ऐसा पर्पस है जहाँ पे आपको जो पावर चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, उसके साथ साथ में उसका डेंसिटी कम चाहिए, उसका वजन, खुद का वजन आपका जो डीजल या पेट्रोल या जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हो उसका कम होना चाहिए। तो उस एस्पेक्ट में हम देखेंगे तो कोई पार्टिकुलर फ्यूल ही हमारा यूजेबल होगा। कहीं पे अगर ऐसा है हमारे पास में, उसको आसानी से पंप कराना पड़े, पंप आसानी से होना चाहिए, अगर पंप नहीं हो पाएगा तो आपका फ्यूल यूटिलाइज नहीं हो पाएगा सही से, उस केस में आप दूसरी तरह का फ्यूल हम यूज करेंगे। कहीं पे हमें गैसेस की आवश्यकता पड़ती है, कहीं पे हमें क्या सॉलिड की आवश्यकता पड़ती है, कहीं पे हमें लिक्विड की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे यूज के हिसाब से, हमारे पर्पस के हिसाब से हमें क्या देखना होता है,
कौन सा फ्यूल हम सिलेक्ट करें, तो उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें देखनी होगी। अगर पहली बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी। यस, डेंसिटी क्या होती है, आप रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्यूल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल। तो डेंसिटी आपको पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना मास है आपका, इसकी आवश्यकता तब पड़ती है, मान लीजिए हमारा यूनिट वॉल्यूम है, हमें इकट्ठा करके रखना है, उसमें कितना मास आपका आ सकता है। ऐसा नहीं, जैसे हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन यूनिट मास को रखने के लिए आपको बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए होगा, पर यूनिट मास की अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की, तो वो सिंपल आपकी छोटी बोतल जो आपकी वाटर बोतल होती है उस लगभग उसमें आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, क्या होती है मैंने बता दिया आपको। और किसमें रेफरेंस, हमने रेफरेंस टेम्परेचर लेना है। देखो डेंसिटी चेंज होगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पर हमें रेफरेंस के हिसाब से अगर सेम टेम्परेचर पे हम देखना चाहते हैं, तो वो टेम्परेचर हमने एक्सेप्ट किया हुआ है कि आप 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, उसे चेक कीजिएगा। डेंसिटी मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से हम क्या निकालते हैं, डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट हमारा हो गया, पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी डेंसिटी, जो कि बताएगी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास अवेलेबल है आपके फ्यूल का। सेकेंड है मेरे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कंपेरिजन होता है वाटर के रेस्पेक्ट, मतलब वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में आपका जो फ्यूल है वो हल्का है या भारी है। मतलब पर यूनिट अगर मैं क्या ले लूँ, पर यूनिट में वाटर ले लेता हूँ, तो पर यूनिट वाटर के लिए, पर यूनिट वाटर मास के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो डेंसिटी आई मेरे पास में वाटर की, तो उस डेंसिटी से मेरी डेंसिटी ज्यादा है फ्यूल की या उससे मेरी कम है। अगर उससे ज्यादा है इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मेरी कम है इसका मतलब वो वाटर से हल्का है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है यूनिट वॉल्यूम के लिए। मैं बार बार यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूँ इसमें। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम है, मतलब यूनिट वॉल्यूम मैंने मान लिया यूनिट वॉल्यूम है ऑफ ऑयल टू द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम मैंने ले लिया किसका, तो आपका वाटर का ले लिया है, एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेम किया, मतलब कि आपने क्या चीज सेम की है, यहाँ पे दो चीजें आपने सेम की है, टेम्परेचर सेम किया है और आपने क्या किया है, वॉल्यूम को सेम किया है। उस केस में आपने क्या किया है, वेट को देखा है। वेट को अगर मैं बात करूँ तो mg आपका होता है, तो सिंपली कहें तो मास की बात कर रहा हूं मैं, मास। तो मास आपका जितना ज्यादा होगा वाटर के रेस्पेक्ट में, यूनिट वॉल्यूम मैंने ले लिया, एक ही बर्तन मैंने ले लिया, उस बर्तन में पहले मैंने पानी भर लिया है, ठीक है, उसका मैंने वजन देख लिया कितना है। अब मैंने जो फ्यूल आपको करना है उसको मैंने उसके अंदर डाल दिया है, अब मैं उसे चेक कर रहा हूँ कि आपका मास कितना आया है, वजन कितना आया है उसका। अगर उसका वजन पहले जो मैंने वाटर इसके अंदर यूज किया था, इसके अंदर फिल किया था, अब उसका जो मास था मेरा उससे अगर कम आया है, इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, और अगर उससे ज्यादा आया है इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी अगर वो भारी होगा तो ये एक तरह से कंपैरिजन बताता है वाटर के रेस्पेक्ट में। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम 1 मानते हैं। मतलब अगर वैल्यू जो आपकी है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, किसी फ्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ, अगर मैं यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ तो डेंसिटी ऑफ फ्यूल आपकी ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ वाटर की। वाटर क्या माना आपने, एज ए रेफरेंस माना है, वाटर को हमने क्या माना, एज ए रेफरेंस फ्लूइड। रेफरेंस आपका क्या माना है, लिक्विड माना है। तो रेफरेंस लिक्विड से अगर, जो कि हमारा वाटर है, उसकी डेंसिटी से अगर डेंसिटी आपके फ्यूल की ज्यादा होगी तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास में ज्यादा आएगी। इसके रिवर्स आपका हो जाएगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1 से कम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपकी कम है फ्यूल की, उस केस में आपकी क्या होगी, डेंसिटी भी आपकी कम आ जाएगी। तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कंपैरिजन बताता है वाटर के रिस्पेक्ट में, आपके रेफरेंस लिक्विड के रिस्पेक्ट में, कि उससे हल्का है या उससे भारी है। नेक्स्ट देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि फ्लो को रोकना है, फ्लो को क्या करता है, अपोज करने की प्रॉपर्टी। कोई भी फ्लूइड है आपका, या कोई भी आपका, सिंपली यहाँ पे हम बात करें फ्यूल है, तो कोई भी फ्यूल को अगर मुझे फ्लो कराना है, तो फ्लो होने के लिए जितना मुझे पावर यूज चाहिए, पंपिंग के लिए पावर की आवश्यकता पड़ी, जितना पावर मुझे चाहिए, अगर वो कम लग रही है, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। विस्कोसिटी में अपोज करना, फ्लो को अपोज करना। तो फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी जो है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इट इज द मेजर ऑफ इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस, जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ताकि वो फ्लो ना हो। डिफरेंट लेयर्स होती हैं हर एक फ्लूइड में। तो अगर मैं फ्यूल की बात करूँ तो फ्यूल में भी लिक्विड फॉर्म में, अगर मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में, उसमें डिफरेंट लेयर्स होंगी, उनके बीच में आपस में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को ही हम कह रहे हैं विस्कोसिटी। और रेसिस्टेंस टू फ्लो, विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो हमारा कम होता है, इस वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो आपकी
कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट इन्फ्लुएंस दैट द डिग्री ऑफ प्री हीट रिक्वायर्स फॉर द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड सेटिस्फेक्शन एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन जो टर्म है ये आपका बहुत बार यूज होगा जब मैं आपको कंबशन पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो प्री हीटिंग बहुत जरूरी है। प्री हीटिंग का मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे हैंडलिंग की बात कर रहा है, हैंडलिंग की मतलब कि आपको हैंडल करना है, पंपिंग करनी है इन पाइप्स। किसमें, पाइप्स में। पाइप्स के थ्रू आप फ्लो कराना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो अगर आप हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, पंपिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में विस्कोसिटी आपकी कम होनी चाहिए। विस्कोसिटी कम होने के लिए क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसका प्री हीटिंग की है। इसलिए मैंने क्या किया, प्री हीटिंग की है। तो प्री हीटिंग अगर मैं कर देता हूँ तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो फ्लो आसानी से आप कर सकते हो। अब इसके बाद में इफ द ऑयल इज टू विस्कस, अगर ऑयल बहुत ज्यादा विस्कस होगा, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू पंप। देखो लिखा हुआ अभी है कि आप उसे पंप कर पाना फिर आपको मुश्किल पड़ जाएगा, डिफिकल्ट टू पंप। तो विस्कोसिटी हम क्या चाह रहे हैं, विस्कोसिटी आपकी कम होनी चाहिए ताकि आप पंपिंग आसान हो जाए, पंपिंग आपकी क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। या पंपिंग वर्क पीछे हमने देखा था, पंपिंग करनी पड़ी थी हमें, तो WP आपका कम हो, पंपिंग वर्क आपको कम खर्च हो। हार्ड टू लाइट टू बर्न, और साथ साथ में बर्न होने के लिए भी क्या हो जाएगा, बर्न के लिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो अब जलने के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑटोमाइजेशन करना है। ऑटोमाइजेशन का मतलब होता है एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना या वेपोराइज करना। अगर फ्लूइड हमारा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, तो उस विस्कस फ्लूइड में क्या होगा, विस्कस फ्यूल में आपका क्या होगा कि उसको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा हमें बर्न करने के लिए, और टफ टू ऑपरेट, ऑपरेट करना भी हमारे पास में मुश्किल पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी हमारी कम होनी चाहिए, श्यानता हमारी कम होनी चाहिए। आपका जो फ्लूइड है वो गाढ़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से फिर जल नहीं पाएगा, आसानी से बर्निंग नहीं हो पाएगा, आसानी से केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से विस्कोसिटी हमने देख लिया। आगे देखते हैं। आगे जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास में है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश का मतलब है कोई लगभग चिंगारी आपकी जो प्रोड्यूस होती है। तो पहली जो चिंगारी प्रोड्यूस होती है उस टेम्परेचर को, सिंपली अगर मैं बात करूं उस टेम्परेचर को मैं फ्लैश पॉइंट कहता हूं। तो फ्लैश पॉइंट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, एक सबसे कम का टेम्परेचर होगा एट विच द फ्यूल कैन बी हीटेड सो दैट इट वेपोराइज एंड गिव्स फ्लैश ऑफ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक चिंगारी प्रोड्यूस कर रहा है, एक फ्लैश प्रोड्यूस कर रहा है खुद से। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं किसी मटेरियल का, तो सबसे पहले क्या होगा, वो अगर मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाए। अब गैसेस में वेपोराइज्ड फॉर्म में है, तो किस में है, वेपोराइज्ड फॉर्म में है। पर वेपोराइज्ड फॉर्म में अभी भी और थोड़ा सा और हीट करना पड़ेगा आपको। जब हम और थोड़ा सा हीट करते हैं तो अब क्या हो जाता है, वो एक चिंगारी सी खुद से प्रोड्यूस करता है। अब हम उसे गर्म जला नहीं रहे, वो खुद से ही प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर उसका इतना ज्यादा हो गया है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर रहा है। वहां पे देखो फ्यूल का एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, करे तो स्टार्टिंग जब वो करता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट को आप ऐसे भी मान सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर क्या कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज स्टार्ट। आपका जो फ्लूइड है वो खुद से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, खुद से एनर्जी क्या है, गिव्स ऑफ करता है। तो वो हीट के रूप में, एक चिंगारी के रूप में, एक लाइट के रूप में, एक फ्लैश के रूप में क्या करता है, वो ऑफ करता है, निकालता है बाहर से। When an open flame is passed over it, जब कोई ओपन फ्लेम इसके ऊपर पास होती है। फ्लैश पॉइंट फॉर फर्नेस ऑयल इज 66 डिग्री सेल्सियस। तो फ्लैश पॉइंट जो होता है जनरली आपका अगर देखते हैं आपका फर्नेस के लिए, तो वो 66 डिग्री आपका डिग्री सेल्सियस आपका होता है। आपकी बात करूं पोर पॉइंट की, तो फ्लैश पॉइंट समझ चुके हैं, पोर पॉइंट की बात करूं, विच इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच इट विल पोर और फ्लो व्हेन कूल्ड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। तो फ्लूइड अगर हमारे पास में है, अगर उसको फ्लो कराना चाह रहे हैं हम एक पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो वो आपका जो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर होगा जिसपे आप क्या कर सकते हैं, उसको पोर कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। तो आपने कास्टिंग पढ़ी है MP में, तो कास्टिंग में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है कि पोरिंग पॉइंट क्या होगा, या पोरिंग आपका कैसे पोर कर सकते हैं। पोर का मतलब बहाना डालना। तो जो आपका पोरिंग पॉइंट होता है उस पर क्या करते हैं, आप फ्लो करा सकते हैं आपके फ्यूल को। तो फ्यूल का वो टेम्परेचर जिसपे आप मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आप फ्लो करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हैंडल कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में जनरली, तो उसको हम बोलते हैं पोर पॉइंट। इट इज वेरी रफ इंडिकेशन ऑफ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द फ्यूल ऑयल रेडिली पंप। और ये भी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फ्लो कराने के लिए, पाइप में फ्लो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंपिंग यूज करनी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंट पॉइंट पे आपके होता है प्रेशर लाइन में। तो आप क्या करते हैं, पंप यूज करते हो ताकि आप डिजायर कंडीशन में, डिजायर जहां पे आपको यूज करना है
वहां तक आप उससे फ्यूल को लेके जा सको। तो वहां पे जो पंपिंग यूज कर रहे हो, तो पंपिंग के लिए टेम्परेचर जो आपको डिफाइन है, तो दैट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, दैट इज द पोर पॉइंट, इट इज कॉल्ड द पोर पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। यस, स्पेसिफिक वही है आपकी जो यूनिट मास के लिए यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका इट इज द अमाउंट ऑफ किलो कैलोरी या किलो जूल में भी हो सकता है, नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द 1 किलोग्राम। 1 केजी मास कितना लेना है हमें, 1 केजी लेना है ऑयल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपका मास कितना रखना है, मास हमारा रखना है 1 केजी। 1 केजी मास के लिए आपका टेम्परेचर जो इंक्रीज करना है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। जो भी आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो भी आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो ये हमारी स्पेसिफिक हीट होती है। इट वेरीज फ्रॉम, ये जो वैल्यू डिपेंड करती है 0.22 से 0.28 के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, पर ये किलो कैलोरी में दिया हुआ है। तो किलो कैलोरी में आप ये वैल्यू इसकी वेरिएशन शो करता है डिफरेंट डिफरेंट आपके फ्यूल्स के लिए। लाइट ऑयल्स हैव ए लो स्पेसिफिक हीट। जो आपके लाइट आपके फ्यूल होते हैं, जैसे कि आपका गैसोलीन हो गया, तो गैसोलीन का क्या होगा, आपका स्पेसिफिक हीट कम होती है। इसके साथ जो हैवियर फ्यूल्स होंगे उनमें क्या होगा, स्पेसिफिक हीट आपकी ज्यादा होगी। और हमारे डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल हमारे लिए ये होगा कि हमारी स्पेसिफिक हीट हमारी आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, खुद से उसका टेम्परेचर इतना लेके जाना है ताकि वो फ्लैश पॉइंट तक पहुंच जाए और फ्लैश देना शुरू कर दे, या फिर एनर्जी खुद से लिबरेट करना शुरू कर दे, बर्निंग स्टार्ट कर दे, कंबशन स्टार्ट कर दे। उसको टेम्परेचर तक लेके जाने के लिए आपको पहले खुद से हीट देनी पड़ती है ताकि उसका टेम्परेचर राइज हो, नॉर्मल टेम्परेचर से उसको इंक्रीज हो जाए फ्लैश पॉइंट तक या बर्निंग पॉइंट तक। इसलिए आपकी स्पेसिफिक हीट जितनी कम होगी उतनी एनर्जी इनपुट, हमारा जो पर्सनल आपका इनपुट देंगे हम फ्यूल को, वो आपको कम होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में कम होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू को बताएं। जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला आज का लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं, फ्यूल का काम है आपको एनर्जी प्रोवाइड कराए, आपको लाइट प्रोवाइड कराए, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराए, आपको हीट प्रोवाइड कराए। तो ये डिफरेंट तरह की जो आपकी एनर्जी है, आपको पावर प्रोवाइड कराए, डिफरेंट तरह की जो आपकी एनर्जी है या पावर है डिफरेंट फॉर्म में, वो आपको एज ए क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। किससे चाहिए, ऐसे मटेरियल से चाहिए जो आपको प्रोवाइड करा सके, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। उसे हमने फ्यूल बोला है। तो जो मटेरियल आपका यूनिट मास के लिए, जो मटेरियल आपका यूनिट मास के लिए मैक्सिमम आपकी एनर्जी देगा, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो जो आपके यूनिट मास के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा रही हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है यूनिट मास से, यूनिट मास के बर्निंग से, यूनिट मास के कंबस्टन से, यूनिट मास के रिएक्शन से, यूनिट मास के न्यूक्लियर रिएक्शन से, जो भी आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू समझ लेते हैं क्या होती है, डेफिनेशन भी आती है, फिर इसके एग्जांपल्स भी आते हैं। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द हीट और एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास। मास को क्या लेना है आपको, मास को आपको 1 केजी लेना है, 1 केजी 1 ग्राम, जो भी आप वैल्यू ले सकते हैं उसमें फ्यूल के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 1 केजी के हिसाब से देखते हैं। तो 1 केजी के यूज करने पे, कंबस्टन होने पे, कंप्लीट कंबस्टन होने पे जो भी आपकी हीट या एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, एंड इट इज मेजर आइदर एज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये 2 तरह की आपकी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, जनरली आपकी 2 तरह की आपकी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2। एक है आपका ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, एक आपका होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। द डिफरेंस बीइंग द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वाटर। वाटर की जो कंडेंसेशन हीट होती है, जो वेपर से कन्वर्ट वापस हो जाता है किसमें, आपका लिक्विड में, यदि वाटर वेपर फॉर्म में हो गया था कंबस्शन के दौरान, और वापस किस में आ रहा है, कंडेंस होने के बाद में आपका वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो उसकी जो हीट है अगर वो आपको मिल रही है, इसका मतलब आपको जो मिल रही है वो आपको ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो वो आपको कम मिल रही है, दैट इज द नेट कैलोरीफिक वैल्यू। हमें डिस्कस करेंगे अभी और बारे में। तो ये आपका क्या होगा, कंबस्शन प्रोसेस के टाइम पे जो आपकी वेपर कन्वर्ट हुई थी, वेपर बनी थी वाटर से, अगर उसकी कंडेंसेशन आपकी हीट मिल रही है आपको, तो उस हिसाब से वो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो पहले बात करते हैं ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू को। एग्जाम में जो आपकी क्वेश्चन आता है वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के डिफरेंस के रूप में भी आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, कई बार आपका आया हुआ है। तो पहले बात करते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं। तो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं, क्या होती है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। स्टार्टिंग में वो ये डेफिनेशन जो कैलोरीफिक वैल्यू की थी, एज्यूमिंग, यहाँ से चेंज है, एज्यूमिंग दैट ऑल द वेपर
प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबस्टन प्रोसेस इज फुल्ली कंडेंस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फुल्ली कंडेंस, कंडेंस का मतलब होगा कि वो एनर्जी आपको वापस मिल गई है, फुल्ली कंडेंस, कंडेंसेशन। अच्छा हो क्या रहा है, देखो आप ध्यान से, हमारे पास में कोई फ्यूल था, हमारे पास में कोई फ्यूल था, इसको मैंने क्या किया, बर्निंग की है। इस फ्यूल को मैंने क्या किया, इसका मास कितना है, 1 kg है, मास आपका 1 kg है, मैंने इसकी बर्निंग की है। तो बर्निंग से हमारे पास में क्या हुआ, कंबस्शन प्रोडक्ट्स हमारे पास में बन गए, उस साथ साथ में आपके पास में वेपर और बन गई है। मान लीजिए ये व्हाइट कलर में शो कर रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास में, वेपर है, वेपर है, वेपर किसकी है, वाटर की है। अच्छा वाटर की वेपर है, मतलब हमने जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे फ्यूल के बर्निंग से, उसकी कुछ अमाउंट में कहाँ से चली गई है, इस वाटर को वेपर करने में चली गई। ये कहाँ से आई, मटेरियल जो था हमारे पास में, फ्यूल जो था वो क्या था, फ्यूल आपका नमी युक्त था, उसके अंदर क्या था, मॉइस्चर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि आपका जो फ्यूल था उसके अंदर मॉइस्चर था, मॉइस्चर प्रेजेंट था। उस मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से जब यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, फ्यूल के बर्निंग से जो एनर्जी रिलीज हुई है, उसका कुछ अमाउंट में कहाँ चली गई है, कुछ अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे चली गई है, इसमें वेपर बनाने में। अब होगा क्या, जो वेपर आपकी बनी है वो वेपर अगर वहीं पे कंडेंस हो जाए, उसी जगह पे अगर आपकी कंडेंस हो जाए, तो वापस क्या देगी, वापस आपको क्या देगी, एनर्जी रिलीज करेगी। तो ये एनर्जी आपको टोटल जो मिलेगी, टोटल जो एनर्जी आपको मिलेगी, अब आपकी जो रिलीज हुई थी ये प्लस साथ में आपको दो तरह की आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये आपकी एनर्जी थी जो कि फ्यूल से मिली है, और ये आपकी मिली है जो H2O के कंडेंसेशन से मिली है, कंडेंसेशन से मिली है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस और टोटल हीट, टोटल हीट। तो टोटल हीट जो आपकी मिली है, दो तरह से मिली है, क्योंकि फ्यूल के बर्निंग से मिली है, साथ साथ में जो H2O आपकी वेपराइज हो गई थी वो फिर वापस कंडेंस हो गई है, तब आपको जो एनर्जी मिली है। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रोस और टोटल हीट। और इस जो वैल्यू आपको मिल रही है वन यूनिट मास के लिए, 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल के लिए, वो आपका क्या होगा, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी हम बोलते हैं, या हायर कैलोरीफिक वैल्यू या हायर हीटिंग वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं। तो डिफरेंट नाम से ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास में जो फ्यूल था वो नमीयुक्त था, उसके अंदर मॉइस्चर था, और उस मॉइस्चर की वजह से क्या हो रहा था, वो वेपराइज हो रहा था, और वेपराइज होने के बाद वो कंडेंस नहीं हो रहा है, कंडेंस नहीं हो रहा है, कंडेंस नहीं होगा तो हीट हमें नहीं मिल पाएगी, वो वेपराइज होके वो निकल चुका है एटमॉस्फेयर में। तो अब जो अमाउंट में हमारे पास में कंबशन ऑफ फ्यूल करके जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी, अब उसका कुछ हिस्सा वेपराइज करने में खर्च हो गया है, जो कि किसका वेपराइजेशन हुआ है, जो मॉइस्चर अवेलेबल था फ्यूल के अंदर। इस वजह से आपको क्या मिला है, आउटपुट जो मिला है वो टोटल नहीं मिला है जो आपको मिलना चाहिए था, उसका कुछ अमाउंट में क्या खर्च हो गया है, वाटर को वेपराइज करने में, और वापस वो जब कंडेंस भी नहीं हुआ है तो शायद ऐसा ही सारा ऐसा ही किसमें चला गया है, एटमॉस्फेयर में चला गया है। अब जो आपको एनर्जी मिल रही है, जो हीट एनर्जी आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द नेट कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द नेट कैलोरीफिक वैल्यू। जो नेट आपको मिल रही है वेपराइज में खर्च होने के बाद जो आपको एनर्जी मिल रही है, दैट इज द नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द हीट और एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल assuming that water leaves the combustion product। combustion product को वो क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर छोड़ के जा रही है। पहले आपके फ्यूल के साथ में थी मॉइस्चर, जब वो वेपराइज्ड हुआ, मतलब फ्यूल से उसने क्या लिया, हीट ले ली, अपने पास ले ली, वेपराइज्ड हो गया। तो वेपराइज्ड होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में चला गया है, वो कंडेंस नहीं हुआ है, कंबस्शन प्रोडक्ट के साथ कहाँ चला गया, सीधा का सीधा वो एटमॉस्फेयर में चला गया है, विदाउट फुल्ली बीइंग कंडेंस। वो कंडेंस नहीं हो पाया, कंडेंस नहीं हुआ है, तो हमें हीट वो नहीं मिल पाई है, वो हमारी वेस्ट हो गई है। तो दैट इज कॉल्ड द लोअर हीटिंग वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वेपराइज वाटर जो नमी है उसकी वेपराइज की कंडीशन के हिसाब से दो तरह की हमारे पास होगी, एक तो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू हो गई, एक हमारे पास में नेट कैलोरीफिक वैल्यू आपकी हो गई है। अगर दोनों के बीच में रिलेशन की बात करूं तो हायर या ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, उसमें से किसको हटा दूं मैं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर वेपर मेरी बनी थी, अगर वो कंडेंस होके हमें एनर्जी या लेटेंट हीट आपको दे देती, तब वो हमारे पास में ग्रोस होती, नहीं तो वो नेट कैलोरीफिक वैल्यू ही है हमारे पास में। तो फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो कंपेयर किससे कर सकते हैं हम, नेट कैलोरीफिक वैल्यू पे ही हम बता सकते हैं। तो क्योंकि एक फ्यूल हमारे पास में ऐसा है जिसके अंदर नमी कम है, एक फ्यूल ऐसा है जिसके अंदर नमी ज्यादा है। अब जो नमी ज्यादा है तो वो आपकी हीट भी ज्यादा खर्च होगी वहां पे, क्योंकि अगर वो मान रहे हैं कि वो क्या है, सीधा एटमॉस्फेयर में जा रही है वेपर जो बन रही है, उसको हम कंडेंस नहीं कर पा रहे हैं,
उस केस की वजह से हम जो देखते हैं कि हमारा जो कंपेरिजन होगा तो कौन सा अच्छा होगा कौन सा बेकार होगा, तो वो कैसे बता सकते हैं, नेट कैलोरीफिक वैल्यू के लिए, क्योंकि नेट कैलोरीफिक वैल्यू ही आपकी क्या होगी, यूजफुल होगी। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू ही हमारे पास में यूजफुल है। तो यूजफुल जो एनर्जी है वो फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू होने वाली है। तो मतलब हमें किससे है, केवल नेट वैल्यू से, कि नेट वैल्यू कितनी आप यूज कर सकते हो। तो फ्यूल का जो कंपेरिजन होता है, फ्यूल का जो कंपेरिजन होता है वो किस पे होता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू या फिर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू पे आप क्या करते हो, उसका कंपेरिजन हम करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैंने बढ़ा दी हैं आपको। ये जो क्वेश्चन में अभी आपकी स्क्रीन पे है, कई बार आपके 2 नंबर में आपका आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट मेरे पास में है वैल्यू, वो है आपके डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यूज हैं, कुछ कॉमनली यूज आपके पास जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं केरोसिन की, तो केरोसिन के लिए जो वैल्यू है आपकी किलो कैलोरी पर केजी में है वैल्यू, वो कितनी है 11,100 जो है वो केरोसिन के लिए है। एविएशन में काफी ज्यादा यूज होता है इसलिए ये, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा है हमारे पास में, ये इसलिए हम इसको यूज करते हैं। डीजल ऑयल की जैसे बात करूं, गैसोलीन के बारे में बता रहा था, गैसोलीन से आपका थोड़ा सुपेरियर कंडीशन में आता है। तो डीजल इंजन का डीजल आपका जो ऑयल है वो आपका कितनी वैल्यू शो करता है, कैलोरीफिक वैल्यू, वो हमारे पास है 10,800। तो 10,800 जो वैल्यू है वो किलो कैलोरी पर केजी में है, और ये वैल्यू किसकी है, डीजल ऑयल की। अगर मैं लाइट डीजल ऑयल की बात करूं, एलडीओ की बात करूं, तो लाइट डीजल ऑयल की थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो 10,700 आपकी हो जाएगी। लो सल्फर हैवी स्टोक की मैं अगर बात करूं, तो ये भी काफी जगह यूज होता है इंडस्ट्री में, तो वो हमारे पास है 10,600। सबसे लोवेस्ट की बात करूं, जो फर्नेस में ऑयल हम यूज करते हैं, फर्नेस में जो ऑयल यूज करते हैं उसकी हमारे पास में 10,500। तो लगभग मैं देखूं तो 10,000 के आसपास इनकी क्या है कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास में आ रही है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल वेरीज कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द एश। तो कोल के अंदर जैसे मैंने अभी पीछे बात करी, जो कैलोरीफिक वैल्यू थी लोअर कैलोरीफिक हाई कैलोरीफिक, ये किस पे डिपेंड करती है, नमी के ऊपर भी डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा वेपर बनने में खर्च होगी आपकी एनर्जी, उतना ज्यादा वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, कम मिलेगी हमें। वही चीज यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर कोल की मैं बात करूँ, किसी कोयले की बात करूँ, तो कोल के अंदर हमारे पास में ऐश कितनी बन रही है, मॉइस्चर जो मैं बात कर रहा था अभी H2O, जिसके कारण आपकी हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू आपकी मिल रही थी, तो वो मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ द कोल, कोल कई तरह के आपके होते हैं, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट मात्रा आपकी होती है, इंथ्रासाइड है, लिग्नाइट है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके क्या होते हैं, कोल होते हैं। कार्बन की प्रतिशतता सब में अलग अलग होती है, कार्बन परसेंटेज अलग होती है, उस वजह से उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी वेरिएशन आप शो कर सकते हो। तो ये डिफरेंट तरह का आपका जो वेरिएशन है कोल के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल के लगभग सेम है, पर कोल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे रोक रहा हूँ। आज का जो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वो फ्यूल से किया था, फ्यूल की डेफिनेशन समझी थी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल किया था। तो ये क्वेश्चन आपके बिग क्वेश्चन आपका बनता है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये डिफाइन द फ्यूल एंड एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल। मैं 3 स्टेट के या 3 आपके बेस पे मैंने आपको बताए हैं। उसमें मैंने रिएक्शन के हिसाब से बताया है, केमिकल एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, आपको टाइप के हिसाब से बताया कि आपका स्टेट क्या है, उसके बाद में लिक्विड आपका सॉलिड आ गया और गैसेस आ गया है। इसके बाद आपका अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेचुरल फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स, इन 2 तरह के फ्यूल्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा रहने वाला है वो कल मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन के बारे में पूरा डीपली स्टडी करने वाला। अभी तक हमने कुछ टाइम समझिए कंबस्शन क्या होगा, इतना तो हमें पता लग गया कि रिएक्शन होनी है, पर रिएक्शन कैसे होगी, कितनी एनर्जी लिबरेट करेगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो सब हम कल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। वो भी उससे भी क्वेश्चन कई बार आपका आया हुआ है, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा तो न्यूमेरिकल तभी हो पाएंगे जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं कंबस्शन आपको बताऊंगा वो आपने अच्छे से समझा हुआ होगा। तो कल का लेक्चर न्यूमेरिकल पर्पज से, जो कि न्यूमेरिकल इससे आता है, तो न्यूमेरिकल पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कल नेक्स्ट लेक्चर आप देखें इसका, उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ कंबस्शन डिस्कस करने वाले हैं। फिर 3 टीज की मैं बात करूँ, कौन कौन से टी हमारे पास है, टेम्परेचर है और भी चीजें हैं, वो कंबस्शन के कौन कौन सी हमारे पास में प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट हमारे पास में होती है, उनको स्टडी करने वाले हैं। फिर कार्बन का, हाइड्रोजन का और सल्फर का, मेनली 3 चीजों को हम देखेंगे, 3 एलिमेंट में लेंगे, तीनों एलिमेंट का कंबस्शन की इक्वेशन लगा के देखेंगे, क्या एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। साथ साथ में क्योंकि मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा आपके फ्यूल से, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, या फिर सिंपली कहें एयर कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एयर के अंदर आपका ऑक्सीजन 21% है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं एयर का रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, कितनी एयर हमें फ्लो करानी पड़ेगी और पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंबस्शन, पूरी कंप्लीटली कंबस्शन कराने के लिए। तो वो सब हम कल डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आज के लेक्चर में जो भी हमने टॉपिक थे वो यहाँ पे हमने रोक दिए हैं, ये हमने क्लियर कर लिए हैं।
और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। रुदम सक्सेस क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके और साथी हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उनको आप शेयर कीजिएगा। उनको आप बताइएगा कि आपके ये सब्जेक्ट चल रहे हैं। हमारे जो रुदम सक्सेस क्लासेस के चैनल है उस पर बहुत तरह के और कोर्सेज चल रहे हैं और क्लासेस चल रही हैं और सब्जेक्ट की, तो उन्हें भी आप अधिक से अधिक जो भी है उन स्टूडेंट्स को बताइएगा ताकि वो अधिक से अधिक अपना लाभ उठा सकें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।